तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो नए व्लॉग में आपका वेलकम है। तो इस व्लॉग में मैं इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि आप कैसे वीज़ा अप्रूव करवा सकते हो अपना, कैसे वीज़ा के लिए पोस्ट कर सकते हो, कैसे ये यहाँ पे यूएसए में जॉब कर सकते हो। तो काफ़ी मेरे को क्वेश्चंस भी आ रहे थे कमेंट्स में, मेरे को मैसेज भी आए 3-4 बंदों के कि आपने ये कैसे अप्रूव किया या फिर वीज़ा कैसे अप्रूव करवाते हैं। अगर मेरी सारी चीज़ें हो गई तो वीज़ा की अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए भी 3-4 महीने रुकना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई मैं यहाँ पे कैसे मेरे को पता कैसे चला कि यहाँ पे ऐसे ऐसे J1 होता है। तो मेरे कॉलेज के टाइम में प्लेसमेंट में एक कंपनी आई थी, तो उसके थ्रू एक यहाँ पे यूएसए की भी होटल की चेन आई थी, तो उन्होंने मेरे को बताया। तो उसके प्लेसमेंट में मेरे काफ़ी दोस्त बैठे थे। मैं उस टाइम नहीं बैठा था, बट काफ़ी दोस्त बैठे थे। तो उसमें से एक का सिलेक्शन हो गया था, तो वो चला गया था, मतलब उसका प्रोसीजर चालू हो गया था, तो वो जा रहा था बाहर। तो ऐसे ही मैंने 3-4 महीने मैंने पूछा नहीं, उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया कॉलेज में, तो तुमको पता ही है, ऐसे मतलब इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई क्या प्लेसमेंट चल रही है। पर जब बाद में जॉब ढूंढने की बारी आई तो मैं भी देखने लग गया। तो मैंने किसी से पूछा, तो वो कहता भाई मैं तो बाहर जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा कैसे जा रहा है, तो फिर उससे बात हुई, उसने बताया भाई ऐसे ऐसे की कंपनी है ये है। तो किसी को कंपनी वंपनी का पूछना हो कौन सी क्या कंपनी किसके थ्रू गया, तो वो मेरे को मैसेज कर देना कि मैं बता दूंगा। और बाकी ये है कि उसके बाद स्टार्ट में प्रोसीजर चालू होता है, तो आपका पहले ऑफ़र लेटर आता है कि मतलब कंपनी के इंटरव्यूज़ होते हैं। तो मेरा भी इंटरव्यू हुआ था इसी कंपनी में। तो मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए थे, तो तब जाके इसमें क्लियर हुआ था। तो पहले इंटरव्यू दिया, उसके बाद अगर आपका ऑफ़र लेटर आ गया तो आपके फिर आगे का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो आगे के प्रोसीजर के लिए आपको क्या कहते हैं, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पड़ते हैं कि जैसे आपकी 10th की डिग्री हो, 10th 12th की मार्कशीट और डिप्लोमा या फिर जो भी डिग्री करी है आपकी उसका, और आपका जहाँ पे आपने वर्क किया है उसका, जैसे इंटर्नशिप करी होगी अगर BSc करी है तो आपने तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और अगर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, फिर आपकी आपका ये यहाँ से एक फॉर्म आता है DS 2019, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और एक ट्रेनिंग प्लान आता है। आपके ट्रेनिंग प्लान में सब कुछ लिखा होता है कि आप अभी जैसे होटल में कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या काम करोगे, ठीक है। तो उसके बाद वो ट्रेनिंग प्लान और ये सब डॉक्यूमेंट्स आने के बाद अब आपकी बारी आती है कि आप अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट होगे और वीज़ा काउंसलर उस पर जाओगे। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने जून जुलाई में शुरू किया था ये। तो अगस्त तक मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए थे लगभग। तो फिर अगस्त में मेरी बारी थी कि मैं अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करूँ। तो 6 सितंबर को मेरे को मिला था कि 6 सितंबर को इसमें 2 होता है, एक बायोमेट्रिक्स होता है और एक वीज़ा इंटरव्यू होता है। तो बायोमेट्रिक्स में क्या होता है कि आप जाओगे वहाँ पे बस सीधा अंगूठा वगैरह लगाना है, और एक DS 160 फॉर्म होता है। वो जो भी आप भरोगे आपको समझ आ जाएगा कि भाई वो आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे भरना है। ऐसे कोई ये नहीं है कि अभी से बहुत ज़्यादा वो है, वो सब आपको लिंक भेजेंगे और सब बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ें भरनी होती है। उसके बाद ये अगर आपने भर दिया, उसके बाद आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आपको कब की मिलती है। अब जैसे मैंने बुक करी थी फर्स्ट टाइम में, तो ये होता है कि आप इंडिया के टाइम पे रात को लेट नाइट बुक करो या अर्ली मॉर्निंग करो, तो उस टाइम चांसेस होते हैं कि आपको ओपनिंग मिल जाएगी। नहीं तो काफ़ी 3-4 दिन लगते हैं, ट्राई करते रहो बार बार। और उस साइट को आप 3 बार से ज़्यादा नहीं खोल सकते। 3 बार से ज़्यादा खोलोगे तो आपका अकाउंट लिंक वो हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा 3 दिन के लिए। तो ये सब सीन होता है। बाकी मेरे को ठंड लग रही है, तो मैं थोड़ा अंदर जाके बात करता हूँ आपसे, या फिर यहाँ साइड में आ जाता हूँ, हवा चल रही है अभी काफ़ी। हाँ, तो ये होता है। और बाकी अगर आपका क्या कहते हैं, कहाँ पे थे हम, हाँ, वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। तो मेरी 6 सितंबर की वीज़ा अपॉइंटमेंट आप बुक करा लोगे। बुक कराने के बाद बायोमेट्रिक्स की अलग और अपना काउंसलर की अलग होती है। तो मेरा 2-3 का शायद मुंबई में था, मैं बायोमेट्रिक्स के लिए गया था। वहाँ पे बायोमेट्रिक्स करने के बाद 6 सितंबर को मेरा दिल्ली में था। तो 6 सितंबर के टाइम आपको याद हो तो G20 चल रहा था। तो उस टाइम मैं गया था। तो उस टाइम मेरे से इंटरव्यू में मैं गया, वैसे ही फर्स्ट टाइम जाते तो आप सबकी अंदर जाते वक्त सबकी उस टाइम ये होता है कि भाई हमने इतना पैसे वगैरह लगा रखा है, तो डर बना रहता है कि होगा कि नहीं होगा। पर मेरे को इतना नहीं था, कि मेरे को लग रहा था मेरा हो जाएगा। तो मैं उसी सोच से गया था। तो मैं जब अंदर गया तो अंदर आपकी चेकिंग वगैरह होती है, फ़ोन वगैरह नहीं ले जा सकते, और भी सब होता है। जैसे बायोमेट्रिक्स में आप फ़ोन ले जा सकते हो मुंबई में तो, और मुंबई में फ़ोन वहाँ पे लॉकर प्रोवाइड कर देंगे वो। और अगर आप अकेले जा रहे हो, तो आप जहाँ होटल वगैरह में रह रहे हो तो वहाँ पे भी रख सकते हो। हाँ, तो इसमें तो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं ले जा सकते, आपको कोई बंदा रखना पड़ेगा या फिर अपने होटल में छोड़ के जाओ। तो मैं अंदर गया, चेकिंग वगैरह होती है, यहाँ पे फिर लाइन होती है। पहले आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर अगली लाइन आएगी, फिर ऐसे पूरा बड़ा सा हॉल होता है, 100 बंदे होते हैं कम से कम। और इतनी टेंशन होती है उस टाइम कि भाई वीज़ा कैसे, सबके आपके सामने किसी का रिजेक्ट हो गया
और वो मतलब उसका सारा सब कुछ सामान पूरा, मतलब सारे डॉक्यूमेंट सबके पूरे होते हैं, बस वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हाँ करते हैं ना करते हैं कि आपको आना है कि नहीं आना। तो मैं गया तो मेरे को पहले जिससे मैं पूछ के जा रहा था कि भाई कैसे कैसे होता है इंटरव्यू वगैरह, किसके पास जाऊँ, जैसे कोई वाइट होता है, जैपनीज़ भी होते हैं, चाइनीज़ भी होते हैं, सब होते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि ब्लैक लेडीज़ को अवॉइड करना, कि ब्लैक लेडी के पास ना जाओ। तो मैं सोच रहा था कि मैं, मेरे को फिर उन्होंने नंबर दे दिया वहाँ पे, वैसे ही इतनी टेंशन थी तो उन्होंने मेरे को बोला कि 13 काउंटर पे जाओ। ऐसे काउंटर होते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे काफ़ी मतलब 15 एक काउंटर होते हैं, उस सब पे बैठे होते हैं। जैसे हम मेट्रो में जैसे हम टिकट वगैरह लेने जाते हैं ना, एक शीशा होता है बीच में, वहाँ आपसे नीचे से डॉक्यूमेंट पास करोगे, तो ऐसे ही होता है। तो वहाँ पे आप जाओगे, तो मैं वहाँ पे लाइन में, उन्होंने 13 नंबर पे भेजा, मैं चला गया वहाँ पे। 13 था, 14 था, आई डोंट नो कौन सा था, 16 था। हाँ तो जो भी है, मैं उस काउंटर पे गया, आगे देख रहा हूँ वो रिजेक्ट कर रही है, लड़की थी वो, लेडीज़ थी, ब्लैक लेडी ही थी वो। अब मैं चेंज भी नहीं कर सकता, तो मैं गया उधर। तो उसने मेरे को पूछा कि वाई आर यू गोइंग टू यूएसए। तो उसमें ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 5 6 क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं अभी आगे बताऊँगा। तो उसने मेरे से पूछा वाई, मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो वो मेरे को पूछने ही नहीं, मतलब बताने ही नहीं दे रही। जैसे अगर आपसे कोई नाम पूछेगी, मैं बोलूँगा मेरा नाम आशीष, आशीष पे ही रोक देगी, वो पूरा नाम नहीं बताने देगी या कुछ भी है। मतलब वो बीच बीच में काटे जा रही है कि ट्रेनिंग में क्या करोगे, वहाँ पे क्या करोगे, अभी इससे पहले क्या किया था, वहाँ पे मतलब ट्रेनिंग प्लान में क्या है। मैं उसको बता रहा कि मेरा ऐसे ऐसे ट्रेनिंग प्लान है, मैं अपना ट्रेनिंग प्लान बता रहा हूँ। मैंने एक पॉइंट बताया कि मेरा ट्रेनिंग प्लान में 3 महीने में ये करूँगा, तो अगले पॉइंट में काट दिया कि इस वाले में क्या होता है, इसमें कौन सी डिसीज़ होती है। तो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रही, तो मैं भी आंसर्स दे रहा था। पर बाद में उसने मतलब वो फाइनेंशियली पूछा, भाई क्या कहते हैं, घर में कौन है, ये सब है। उसके बाद उसने बोला कि यार वीजा इज रिजेक्टेड। तो उस टाइम मेरी हालत, मतलब उस टाइम तो अलग ही वो फील में आ जाता है कि तुमने इतनी मेहनत करी 3 4 महीने 5 महीने से, जिसके कागज़ जोड़े थे, ये सब कर रहे थे, तो वो नहीं हो पाता है। तो उस टाइम आपको संभालना पड़ता है अपने आप को। तो उसके 2 3 महीने बाद फिर मैंने सोचा, 1 2 महीने, फिर मैं गोवा गया था बीच में। तो उसके बाद अब मेरे को फिर दोबारा मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दोबारा DS2019 आता है बाहर से, सब कुछ दोबारा से करना पड़ता है। वीज़ा अपॉइंटमेंट की फ़ीस भी भरनी पड़ती है, 16-17 हज़ार रुपये होते हैं। तो वो दोबारा भरी, फिर मेरे को अपॉइंटमेंट मिली थी। फिर भी मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, दूसरी बार तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी, 3 4 महीने की। और मेरी जॉइनिंग डेट थी 18 दिसंबर से, तो मेरे को अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया कि मैं बार बार, जैसे मेरे को मिली नहीं बिल्कुल, तो मैंने एक बायोमेट्रिक चेन्नई की डाली और वीज़ा इंटरव्यू मुंबई का डाल दिया। हालांकि मैं जा नहीं सकता वहाँ पे, पर मैंने फिर भी देखता था। चेंज करने के लिए आप ऐसे क्यों बार बार चेंज कर सकते हो, आप जो भी डेट मिलती है ना, आप कहीं ना कहीं की बुक कर लो जो आपकी क्लोज है, कि अगर कुछ भी नहीं मिला तो मैं वहाँ यहाँ पे चले जाऊँगा, ऐसे कर लो। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे 2 3 बार चेंज किया। तो मेरे को नहीं पता कितनी बार चेंज कर सकते हैं, पर मैंने 2 3 बार चेंज किया था, तो आप कर सकते हो वो भी। तो चेंज करके मेरे को मुंबई की 7 और 8 तारीख की मिल गई थी। तो फिर मैं मुंबई, गोवा से मुंबई चला गया था। फिर मुंबई में मेरे को बायोमेट्रिक्स हुआ। उसके बाद वहाँ पे जो मैं जहाँ हॉस्टल में रहा था ना, उस हॉस्टल में सारे के सारे मतलब ये वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए आए थे, क्योंकि BKC कॉम्प्लेक्स में आपका इंटरव्यू होता है बांद्रा में। तो बांद्रा से मतलब पास ही था वो, तो सारे वीज़ा इंटरव्यू के लिए आए थे वहाँ पे। F1 स्टूडेंट्स थे लगभग। तो उनको वहाँ पे देख के मेरे को वो हो गया कि वो सारे ऐसी तैयारी करें जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो उनको देख के जैसे मेरे को डर लगे कि हाँ भाई ये बड़ी चीज़ है। मैं मतलब लाइटली ले रहा था उसके बाद बीच में। पर फिर हाँ, मैंने फिर उसके बाद 1-1.5 दिन मैंने बिल्कुल पूरा दिन पूरी रात, मतलब मैं उसके क्वेश्चन पढ़ जा रहा हूँ। उनको बोल रहा मेरा मॉक इंटरव्यू लो। आप किसी को बोल सकते हो, फ्रेंड से या उस फैमिली में से, कि मेरे से क्वेश्चन पूछो। तो क्वेश्चन की तैयारी के लिए आप यही देख लो कि वाई आर यू गोइंग टू यूएसए, क्यों जा रहे हो, क्या काम है, पर्पस क्या है, और आपने पहले क्या किया, मतलब आपके फैमिली में क्या करते हैं सारे लोग, उनके बारे में। बस ये J1 से तो यही पूछते हैं जो हम ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और आपके DS2019 पे जो लिखा होगा आपका, और क्या कहते हैं, ट्रेनिंग प्लान क्या है, ट्रेनिंग प्लान अच्छे से याद करके जाना कि ट्रेनिंग प्लान में क्या क्या लिखा हुआ है। मेरे से उसने, अब जैसे मैं बताता हूँ कि जब मैं 8 को गया ना, सुबह मेरा 8:30 बजे का था। तो मैं पूरी रात नहीं सोया था, 3 4 बजे तक भी नहीं सोया। मैं 1 घंटा सोया, फिर 6 बजे उठ के फिर मैं चला गया, मतलब रेडी वेडी हुआ, फिर मैं तैयारी करा, फ़ोन वगैरह छोड़ के चला गया था। तो वहाँ पे मैं पहुँच गया था 8 बजे तक पहुँच गया था। तो मेरे को उन्होंने एंट्री 5 मिनट में ही दे दी थी। तो मैं अंदर गया, उसके बाद मेरा जल्दी हो गया था। पहले तो लाइन में, मतलब ऐसे था कि वो दिल्ली से अलग था, मैंने दिल्ली वाला देखा था, वहाँ पे बायोमेट्रिक, यहाँ पे एक ही हॉल में सब कुछ था। वहाँ पे था कि पहले बायोमेट्रिक्स होगा आपका, मतलब अंगूठा वगैरह चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, फिर भेजेंगे। यहाँ पे एक ही हॉल में था। तो पहले ही मेरे को घुसते ही लाइन में लगा दी, बोला मेरा इंटरव्यू होगा। तो मैं ऐसे सांस ले रहा कि हाँ अब होगा। डर लगता है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा सच्ची में। आपके बैक ऑफ द माइंड आपको डरा देता है कि भाई मैंने कहाँ से आया हूँ, मैंने कितनी मेहनत करी है इसके लिए, और ये एक हाँ और ना मेरी ज़िंदगी बताएगी कि भाई मैं क्या करूँगा आगे। तो ये है कि फिर मैं आगे उसमें गया, तो उसने डॉक्यूमेंट चेक किया। फिर दूसरे वाले पे गया, तो उसने मेरे से अंगूठा लगवाया। तो फिर मैं 2 बार ऐसे डर के ठीक हो गया। तो फिर तीसरी बार जब गया ना, लंबी लाइन होती है, आप सुन सकते हो सबको कि
क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं, कौन रिजेक्ट हो रहा है, कौन अप्रूव्ड हो रहा है। तो ये सब देख लिया मैंने। और उसके बाद जो यहाँ पे एक रवि जिससे मैं मिलवाया था, वो 6 महीने से वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में ही था। तो मैं उससे पूछता रहता था भाई किसका, उसके भी दोस्त वगैरह आ रहे थे, तो मेरे को बताता था भाई इसका अप्रूव हो गया, इसका वो हो गया, रिजेक्ट हो गया है। तो मैं भी उससे पूछता रहता, इसने ही मेरी काफ़ी हेल्प करी है। तो बाकी मैं उस लाइन में गया। तो फिर मेरे को जब धीरे धीरे चल रही थी तो उसके बाद फिर मेरे को लास्ट में क्या कहते हैं, जब लाइन में मेरी बारी आ गई ना, तो उसने मेरे को किसी काउंटर पे भेजा। तो उसने मेरे को बोला था कि ब्लैक लेडी और ब्लैक मैन में मत जाना, वाइट पे ही जाना। पर फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, एक मतलब ब्लैक मैन था, वो खड़ा हुआ था, बाकी सारे बैठ के कर रहे थे और सारे रूट थे। मतलब ये मेरे को सही लग रहा था, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था काफ़ी, पर मेरे को ये सही लगा, मेरे को किसी और पे भेजा था, मैं इससे एक पहले खड़ा हो गया कि एक पहले चला गया मैं। पर ये ऐसा आप उनके मतलब खुद चुपचाप कर लो तो ठीक है, पर उनकी नज़र में बताओ कि हमने रो चेंज करी है, वो तो किसी पे भी अंदाजे से भेज देते कि इस पे चले जाओ, आपकी मर्जी है कि आपको कहाँ जाना है। पर ये नहीं कि आपको अगर फर्स्ट काउंटर भेजा आप घूम के 10 पे जाओ, ये नहीं, 1-2 भी चेंज कर सकते हो। तो मैं उस पर गया, तो उसने मेरे से पूछा कि क्यों जा रहे हो। मैं ऐसे ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। तो उसने मेरे को पूछा कि ट्रेनिंग आप इंडिया में नहीं कर सकते। मैं बोला नहीं, इंडिया में तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इंडिया में एक डिपार्टमेंट मिलेगा, यहाँ पे मैं चारों डिपार्टमेंट का एक्सपोजर मिलेगा। तो आगे उसने मेरे से पूछा कि अभी क्या करते हो, ट्रेनिंग प्लान के बारे में बताओ। तो मैं ट्रेनिंग प्लान उसको डेट वाइज बता रहा कि मैं 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये करूँगा, 10 के बाद ये करूँगा। तो उसने बोला अच्छा, तो आपका कौन सा फेवरेट है। तो मैं बोला मेरा ये डिपार्टमेंट फेवरेट है। तो कहता अच्छा ये फेवरेट है, इसमें क्या, उसने यही पूछा था कि क्या फेवरेट है। तो मैंने उसमें ये भी बता दिया कि इसमें मेरे से ये काम होता है। मतलब उसके ट्रेनिंग प्लान में आपको सब कुछ लिखा होगा, आप पढ़ोगे तो आपको सब ये समझ आ जाएगा कि भाई इस डिपार्टमेंट में क्या होगा। तो वो मैंने उसको बताया। उसके बाद उसने पूछा कि अभी क्या कर रहे हो वैसे आप। तो मैंने उसको बोला कि मैं अभी जैसे गोवा में जॉब कर रहा हूँ। तो वो कहता आपके DS 160 में तो नहीं भरा हुआ। और हाँ, मेन बात ये है कि जब आप DS 160 भरो ना अपना, आपका जो वीज़ा के लिए भरना होता है, फॉर्म भरना होता है, उसमें सारी डिटेल्स पूछता है कि आपके दोस्त, आपकी फैमिली, दोस्त का एड्रेस, इसका एड्रेस, फैमिली फ्रेंड्स का एड्रेस, सब कुछ पूछेगा। और आप उसको जल्दी जल्दी में भर दोगे, पर ये याद रखना कि मैंने भरा क्या है। तो उसने मेरे से पूछा कि आपने इस फॉर्म में तो नहीं लिखा कि आप जॉब करते हो। तो मैंने बोला कि जो मेरे को उससे एक दिन पहले जो सारे मेरे हॉस्टल में जहाँ पे मैं रह रहा था, उसमें सारे सब मतलब 10 में से 8 बंदों का हो गया था प्रूव। मतलब वहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी थी। तो वो सब मेरे को बोल रहे थे भाई टेंशन मत ले, तू जो पूछे ना, वो तूने कोई गलत काम थोड़ी किया है, तू सीधा अपने कागज़ दिखाइयो भाई, जो तेरे पास कागज़ है वो दिखाइयो, तेरे पास कोई गलत काम तो है नहीं। तो मैंने भी ऐसे ही किया। उसने मेरे से पूछा कि आपने इसमें तो डाला नहीं है। मैंने सीधा अपना ऑफर लेटर जो मेरे को गोवा से मिला था वो निकालने लग रहा था कि मेरे को इसके भरने के बाद मेरे को जॉब मिली। तो उसने बोला ठीक है। फिर उसके बाद उसने शायद 1-2 क्वेश्चन और पूछे और फिर वो अपना कंप्यूटर में टाइप करने लग गया। फिर मेरा फॉर्म साइन कर दिया, फिर मेरा पासपोर्ट रख लिया। फिर कहता ठीक है योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। वहाँ पे मेरे को विश्वास ही नहीं हो कि भाई अच्छा ये इतना आसान होता है, कि मतलब इतना आसान तो नहीं पर था बहुत मुश्किल। वो इतना बड़ा चलने का रास्ता था, वो मेरे सारे पूरा 6 महीने मेरे दिमाग में घूम रहा था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, अब क्या होगा आगे, अब कैसे होगा। तो हाँ, मेरी वीज़ा अप्रूवल की तो यही कहानी थी। बाकी अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो अपॉइंटमेंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आप कैसे ले सकते हो। और मेरे साथ तो मतलब वीज़ा लेने के लिए यही हुआ था। उसके बाद मैं घर गया और मेरे को मतलब 10 दिन ही बचे, मतलब 5-7 दिन बचे थे मेरी ज्वाइनिंग को, पर मैं कर नहीं पाता था क्योंकि मैंने प्रीमियम डिलीवरी ली थी। हाँ, अगर आप वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो तो प्रीमियम डिलीवरी ले सकते हो। मेरा तो 5 दिन में आ गया था, पर लोग कहते हैं कि पिकअप लो। पिकअप में क्या है कि आपका सीधा जो भी आपके पास होगा, अगर आप हैदराबाद में हो तो उसके पास जो भी होगा, कहीं के भी हो तो उसके पास का पिकअप ड्रॉप ले लो, तो वहाँ से आप पिकअप कर सकते हो। पर मेरा प्रीमियम डिलीवरी 5 दिन आ गया था, पर मेरे को पता नहीं था कितने दिन में आएगा। तो मैं 18 तारीख तो आ नहीं सकता था, मैंने इनको बोला। और आप अपने J1 का जो आपका टाइम होता है ना, उसके 2 हफ्ते पहले और 1 महीने तक लास्ट तक आ सकते हो। आपको उसके बिटवीन में आना, उसके बाद नहीं आ सकते। तो इसलिए बीच में मैं 23 तक आने वाला था। 23 में फिर मेरे को क्रिसमस का वो पड़ गया कि क्रिसमस हॉलीडेज़ थी, यहाँ पे न्यू ईयर हॉलीडेज़ थी, यहाँ पे ये सब कुछ था, तो उसकी दिक्कत पड़ गई। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला 3 जनवरी के बाद आना। फिर 3 जनवरी के बाद मेरे को जो टिकट्स मिली वो इस टाइम की मिली, तो मैं इस टाइम आ गया। बाकी और कुछ मेरे को पूछना हो तो मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब मैंने पूरी वीडियो में शायद मैं टैग कर दूंगा नीचे, वो आप देख लेना, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर देना। और क्या कहते हैं, मेल भी बता दूंगा, मेल करना हो मेल कर देना। और बाकी मैंने सब कुछ तो बता ही दिया कि मेरे साथ मैंने ये प्रोसीजर कैसे शुरू किया और क्या हुआ। और किसी मतलब ये J1 सिर्फ ये होटल मैनेजमेंट वालों के लिए नहीं होता, आप काफ़ी चीज़ों में कर सकते हो। जैसे मेरे को वहाँ पे जब बायोमेट्रिक्स में मैं खड़ा था तो मेरे को एक दोस्त मिल गया था, तो वो क्या कहते हैं, वो उसमें रिसर्च कर रहा था वो मतलब डॉक्टरी में, मतलब PhD कर रही हुई थी, उसने उसमें रिसर्च कर रहा था। तो आप काफ़ी चीज़ों में रिसर्च कर सकते हो। ये 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। जब मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क में अटलांटा में उतरा था, तब भी एक बंदा मिल गया था, वो मेरी सीट के आगे ही बैठा था, वो भी J1 ही था और वो काफ़ी ओल्ड था। उसने PhD कर रखी थी, MBBS भी कर रखी थी और उसके ऊपर की जो पोस्ट होती है वो भी करी थी, वो डॉक्टर था वहाँ पे।
तो उसको 1.5 साल हो गया था, उसका 5-6 साल का वीज़ा है। तो वो उससे भी बात हुई थी, तो वो भी सही था कि मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सटेंड भी हो जाता है। एक्सटेंड मतलब उनका होता है जो रिसर्च वगैरह के लिए आते हैं, बाकी हमारा तो मुश्किल होता है एक्सटेंड होना। बाकी देखते आगे क्या होता है, पर 1 साल के लिए भी यही है। मेरे को पता नहीं था कि मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, मेरे को लग नहीं रहा था, मतलब 2 महीने पहले तक भी नहीं पता था कि मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। पहले क्या कर रहा था मैं, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे भी सीन सही है, मतलब ये कि सेट होना पड़ता है, टाइम लगेगा सेट होने में। लोग नहीं, अब देख रहे हो यहाँ पे पूरा खाली है, कोई भी नहीं है। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ और कोई भी नहीं है सुनने वाला, देखने वाला। मैं यहाँ पे रूम पे अकेला हूँ अभी आज। तो बाकी मेरे डेली व्लॉग्स भी देखना, मैं रोज़ पोस्ट करूँगा यहाँ पे कि क्या कहते हैं, यहाँ पे आप कैसे कैसे सेटल हो सकते हो। मैंने पहले भी 3 व्लॉग डाले हैं, 4 व्लॉग डाले शायद, हाँ। तो वो भी देख लो कि मैं कैसे आया यहाँ पे, क्या सीन होता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू। क्या हुआ कि क्या कहते हैं, मैंने डेट वहाँ पे डाल दी और भूल गया यार मैं, रुको।